हाय दोस्तों। हाय। एक बार फिर इमरान भाई के साथ हम आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। जैसे कि 24 जुलाई को एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निर्धारित किया है। कुछ साथी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम शायद ना हो और डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि तैयारी करते वक्त हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब सुनने को मिलता है साथियों से कि एग्ज़ाम की डेट और एक्सटेंड कर दी जाएगी, एग्ज़ाम और बढ़ा दिया जाएगा, एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है, तो उन शब्दों को सुनकर थोड़ा सा दिल में एक ख्याल आता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा। साथियों, बता देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कराना किस समय कराएंगे, किस पैटर्न में कराएंगे और कितने अंकों के साथ में कराएंगे, क्या उसके मानक होंगे, क्या उसके स्टैंडर्ड होंगे, ये निर्धारित करना सरकार का काम है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। हमारा काम विद्यार्थी पक्ष से या कहें स्टूडेंट साइड से ये होता है कि जो प्रिपरेशन का समय है अपना, उसको ईमानदारी से कोशिश करें 100% ईमानदारी से ठीक तरीक़ा से यूटिलाइज किया जाए। रही बात प्रिपरेशन के दौरान डीमोटिवेशन की, साथियों की अफवाहों की, सोशल मीडिया की अफवाहों की, ये सब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, एग्ज़ाम 24 जुलाई को नहीं तो फिर एक्सटेंड करने के बाद कोई और डेट दी जाएगी, किसी न किसी वक्त एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो अगर आज आपने इन अफवाहों पर ध्यान दिया और अफवाहों पर ध्यान देते हुए अपने स्टडी में थोड़ी सी भी कमा-बीसी करी या टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो जिस डेट में एग्ज़ाम होगा और जिस वक्त आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चनों से जूझ रहे होंगे, उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और आपको वो दिन याद आएगा कि जिस दिन मैंने उस अफ़वाह पे विश्वास किया और मैंने अपने पढ़ाई के टाइम को कम कर दिया, अपनी मेहनत में कमी कर दी। काश मैंने तब ऐसा ना किया होता तो ये क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर दिया होता। साथियों, प्रिपरेशन के डायमेंशन हर बंदे के समझने का अलग अलग होता है। कोई प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा देता है, कोई किताबों को पढ़कर क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा लगा लेता है। ये अपनी अपनी रणनीतियाँ हो सकती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी रणनीति होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। जैसे एक योद्धा रणभूमि के अंदर अपनी अपनी चाल चलता है, अपनी एक नई तरीके की कोशिश करता है और वो युद्ध फतेह करता है, उसी तरह से हर विद्यार्थी की अपनी एक नई रणनीति होगी, एक नई चाल होगी, जिसको चाल इन द सेंस कि उसके पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को देखने का तरीका, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो सभी को लगभग उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए। जैसे कुछ चीज़ें होंगी किताबों के बारे में, बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत है, यूट्यूब पर बहुत से टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी जगह पर सब ठीक है। लेकिन आपको बहुत लिमिटेड सोर्स के साथ में, बहुत सीमित पाठ्य सामग्री के साथ में अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होगा। उन कॉमन चीज़ों में एक ये भी होगा कि उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे पहचाना जाए, उस लिमिटेड रिसोर्स की पहचान कैसे की जाए कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और इसके बिना काम करना, इसके बिना तैयारी करना अपने आप में एक बेईमानी होगी। इसलिए कुछ बिंदुओं पर, प्रमुख बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि मैं भी आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला छात्र हूँ, लेकिन
लगभग 2-3 साल की जर्नी में कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, तो उन चीज़ों को आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आपको थोड़ी आसानी हो सके। पहली बात, पॉलिटिक्स से जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे आसान सब्जेक्ट बताया जाता है। यूपीएससी की दुनिया में भी यही कहावत चलती है कि लक्ष्मीकांत इज़ ए बाइबल ऑफ पॉलिटी। लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ना मैं तो कहूँगा कि लगभग कंपलसरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत के बिना एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। हिंदी माध्यम में जब आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में कुछ त्रुटियां मिलेंगी, कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वो काफ़ी उपयोगी है। इसलिए लक्ष्मीकांत को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। वो आपके लिए पीसीएस एग्ज़ाम में भी और आप आने वाले टाइम में जब यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ भी उपयोगी साबित होगी। दूसरे बिंदु पर हम बात करने चाहेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी यही कहा जाता है कि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है वो करंट आधारित बहुत रहता है। इकोनॉमिक्स और करंट एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक होंगी किताबें जो आपको इकोनॉमिक्स की समझ देंगी। उन किताबों में एनसीईआरटीज़ भी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 9th क्लास से शुरू होती हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, लेकिन 9th और 10th की ज़्यादा वो इतना है नहीं। अगर आपका बेस कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा हल्की नज़र से। उसके बाद में जो 11th की एनसीईआरटी है वो काफ़ी उपयोगी हो जाती है। यूपीएससी में तो 11th की एनसीईआरटी से कई बार लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा दिया जाता है। तो एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए पढ़ी जा सकती है। और उसके बाद में बहुत से हमारे साथी मुरनाल सर के रिकॉर्डेड क्लास, उनके हैंडआउट्स को भी प्रेफर करते हैं। वो अपना अपना एक वो हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए आप किसी भी एक अच्छी क्लास को कर लीजिएगा और उसके नोट्स अपने हाथ से बना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके आगे अगर हम चलें ज्योग्राफी की तरफ बेसिकली दो चीज़ों पर कंफ्यूजन हो जाती है। एक एनसीईआरटी, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में माजिद हुसैन सर की किताब हैं, जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ी जाती है, और बहुत सारी किताबें हैं। तो उनमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाए या एनसीईआरटी पढ़ी जाए। उसके लिए मैं कहूँगा कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी होगी ज्योग्राफी की, उसमें थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किलात हो सकता है। लेकिन उसके अलावा बाकी एनसीईआरटी की जो किताबें होंगी उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ आ जाएगी। तो ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ ली जाए, जिसमें लास्ट में अगर स्किप करना चाहें तो कुछ चैप्टर 12th की एनसीईआरटी के स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। अगर टाइम रहता है तो आप पूरे रिवाइज कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद में जैसे हम दूसरा उसका एक सब सेक्शन माना जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। हालांकि पीसीएस पे कुछ कम वेटेज देखने को मिलता है, यूपीएससी में तो अच्छा खासा वेटेज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। उसका अपना एक कारण है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पीसीएस के लेवल की जब बात करें हम, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हिंदी माध्यम में। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको बार बार पढ़ा जाए, काफ़ी अच्छी बुक है। उसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अगर पीसीएस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन डालती है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में शंकर आईएएस काफ़ी प्रचलित बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, वो पढ़ ली जाए।
उसके आगे हम जाएंगे हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री बेसिकली अपने आप में एक बहुत हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है और उनको कई पार्टों में बांट कर पढ़ना ये भी हमारी मजबूरी है। जैसे हम देखेंगे एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडिया के बाद में मिडाइवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और एक उसका एक अलग से सबसेक्शन बना दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। यूपीएससी में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन पीसीएस की जहाँ बात करें, पीसीएस में जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, जो ट्रेंड एक चल रहा है पीसीएस एग्ज़ामों का, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि हिस्ट्री के सारे सेक्शन, चारों सेक्शन जिनको मैं कहूँगा कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, उनका लगभग बराबर वेटेज होता है। हालांकि एक दो क्वेश्चन का जो अंतर देखने को मिलेगा वो मॉडर्न इंडिया में जाकर देखने को मिलेगा। अगर एंशियंट और मिडाइवल से 8 क्वेश्चन आए हैं तो शायद मॉडर्न से अकेले 6 क्वेश्चन आ जाएं। उसके लिए आपको क्या होगा, अगर आपके पास में स्टैंडर्ड बुक हैं तो बेहतर है, नहीं तो हम कहेंगे कि दृष्टि आईएएस की एक हिस्ट्री की बुक आती है, उसमें 3 सेक्शन होंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके साथ में घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की बुक आएगी, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लिया जाए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर के शुरुआत में ही आपको जो क्वेश्चन अंदर दिए गए हैं उनकी एक समरी मिल जाएगी, जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज करना है, तो वो समरी आपके लिए बहुत रामबाण की तरह साबित होगी। मुझे उम्मीद है इस चीज़ की, क्योंकि हमने लास्ट ईयर के एग्ज़ामों में देखा है तो सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से मिल जा रहे हैं। तो मेन जो सेक्शन है वो यही है। इसके अलावा हम जो बात करेंगे करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी मैगज़ीन मार्केट में है। उनके लिए जैसे लोग स्पीडी की बुक प्रेफर करते हैं, स्पीडी की एक मैगज़ीन आती है उसको प्रेफर करते हैं, घटना चक्र की मैगज़ीन आती है उसको प्रेफर करते हैं, और जो स्टेट स्पेसिफिक होगा, जैसे हम हरियाणा पीसीएस के लिए जब बात करेंगे तो हरियाणा जो करंट के क्वेश्चन का वेटेज रहेगा उनको आप हरियाणा की किसी एक अच्छी मैगज़ीन से थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा का वेटेज रहने की उम्मीद ज़्यादा नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन करंट से जो स्पेसिफिक हरियाणा से होंगे उनका इतना ही होगा बस। और हरियाणा जीके, हरियाणा करंट से मुझे हरियाणा जीके भी याद आया, तो हरियाणा जीके के लिए बहुत सारी किताबें अब तो मार्केट में आ चुकी हैं। पहले तो बहुत सीमित किताबें थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणा जीके के लिए एक दिग्दर्शन, शायद इस नाम से अरिहंत की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, और वो एक किताब पढ़ ली जाए वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए साथियों, इन अफवाहों से हटकर अपना जो काम कर रहे हैं, अपनी जो मेहनत में लगातार आप टाइम दे रहे हैं, उस पर लगातार बने रहिए। अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। आपके लिए एग्ज़ाम 24 तारीख का है। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ जाएगा उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। अभी तक 24 तारीख का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारे पास है उसी के हिसाब से ये मान लिया जाए कि एग्ज़ाम 24 तारीख को कंडक्ट होगा, और हमें अपना 100% एफर्ट लगाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ। तो जॉन भाई, हम एक ये भी एडिशन कर सकते हैं कि जो एटलस है उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, एम्फिसाइज किया जाए ये, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और वर्ल्ड हिस्ट्री जो लोकेशंस हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बताई हमारे इमरान भाई ने कि जो एटलस है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके साथ में एटलस की हेल्प लेनी होगी। ये सही बात बताई है इमरान भाई ने कि हम उसको स्किप कर गए। तो एटलस में जो लोकेशन होंगी बेसिकली वर्ल्ड मैप में, और इंडिया के जहाँ रिवर्स की बात आएगी, लेक्स की बात आएगी, झीलों की बात आएगी, प्लेट्यू की बात आएगी, उन चीज़ों को एटलस में नोटिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एटलस की मदद ज्योग्राफी के साथ में ज़रूरी हो जाएगी, और एटलस को अपने साथ रखें। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त एक साइड में एटलस भी रखी जाए। जब भी आप कहीं कोई लोकेशन देखना चाहें तो उसमें तुरंत देखें, उसको नोटिफाई करें, और कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में
लोकेशन किस तरह से पूछी गई है, क्या सीधी सीधी किताबी बात करी है या उन्होंने अप्लाइड नॉलेज आपका चेक करा है, वो चीज़ ध्यान में रखी जाए। जिस तरह से एग्ज़ाम में लोकेशन पूछी है, उन्होंने एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में उसी तरह की लोकेशन अगर पूछी जाए तो वो आपसे गलत ना हो, उस तरह से बहुत बारीक नज़र से, जिसे कहते हैं ना बाज की नज़र को, बाज की नज़र से एटलस को देखिए, वो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत उपयोगी होगी। तो थैंक यू। हम इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकें, और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।